हेलो फ्रेंड्स, नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आप देख पा रहे हैं, मेरा दोस्त पिछली बार गलत एसएसडी ले आया था और इस बार वो गलत मदरबोर्ड उठा लाया है। अब उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण से उसने मेरे से दोबारा डांट खाई, क्योंकि इस बार भी वह बिना कुछ रिसर्च करे मदरबोर्ड लेने पहुंच गया। दोस्तों, जब भी आप बाजार में या ऑनलाइन मदरबोर्ड के बारे में सर्च करते हैं तो आप भी बहुत कंफ्यूज हो जाते होंगे, क्योंकि मदरबोर्ड के जानकारी में बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स लगे रहते होंगे और आप भी सोचते होंगे कि इन सब का मतलब क्या है। आपके मन में भी बहुत कंफ्यूजन होता होगा और बहुत सारे सवाल आते होंगे, जैसे कि क्या मेरा मदरबोर्ड 6000 मेगाहर्ट्ज की रैम सपोर्ट करेगा, रैम कंपैटिबिलिटी क्या है, क्या वो मेरे कैबिनेट में फिट होगा, सॉकेट क्या है, चिपसेट क्या है, वी रैम क्या है। और यही सब सोच के आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते होंगे और आपका दिमाग हो जाता होगा एकदम गर्म। पर अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक ऐसा वीडियो लाया हूँ जो कि मदरबोर्ड के बारे में आपके दिमाग की बत्ती टोटली जला देगा। ABC ऑफ मदरबोर्ड आपके टिप्स पे होगी, और जब भी आप मदरबोर्ड ऑनलाइन सर्च करेंगे, चाहे दुकान पे लेने जाएंगे, आपको दुकानदार बेवकूफ नहीं बना पाएगा, बल्कि आप उल्टा उसे सिखा के आ जाना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले मदरबोर्ड की साइज के बारे में जानते हैं। मदरबोर्ड कई प्रकार की साइजेस में आता है, जैसे कि EATX, ATX, माइक्रो ATX, मिनी ATX एक्सेट्रा। यहाँ इमेज में आप इन मदरबोर्ड्स के साइज और डायमेंशंस को देख सकते हैं। पर जनरली हम लोग दो मदरबोर्ड ज्यादातर यूज करते हैं, जो कि होता है ATX और माइक्रो ATX। माइक्रो ATX को ITX भी कहा जाता है। यहाँ पे आप ATX और ITX मदरबोर्ड्स के साइज में डिफरेंस देख सकते हैं और उनके क्या फीचर्स है उसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं। ATX मदरबोर्ड थोड़े लार्ज साइज के होते हैं, जिनमें एक्सपेंशन स्लॉट काफी ज्यादा होते हैं और ये हाई परफॉर्मेंस गेमिंग और प्रोडक्शन वर्क के लिए यूज होते हैं। वहीं ITX मदरबोर्ड्स छोटे साइज के होते हैं, जिनमें एक्सपेंशन स्लॉट भी कम होते हैं, जो कि मीडियम टू लो लेवल गेमिंग और ऑफिस वर्क्स के लिए यूज होते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है, जब भी आप मदरबोर्ड चूज करें या मदरबोर्ड आप खरीदने जाएं, तो हमेशा अपने कैबिनेट का साइज जरूर देख लें। अगर आपका कैबिनेट ATX मदरबोर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा और आप अगर ATX मदरबोर्ड ले आए, तो उसमें या तो वह फिट नहीं होगा, और अगर फिट होगा भी तो बाकी कंपोनेंट्स को लगाने की जगह नहीं मिलेगी, इसलिए साइज जरूर चेक करें। अब बात करते हैं CPU सॉकेट की। CPU सॉकेट मदरबोर्ड में वह जगह होती है जहाँ पे प्रोसेसर फिट होता है। यह सॉकेट डिफरेंट टाइप्स और साइजेस के आते हैं, जो कि प्रोसेसर के टाइप और जनरेशन पे डिपेंड करते हैं। मार्केट में दो ही टाइप के प्रोसेसर अवेलेबल हैं, नंबर 1 AMD प्रोसेसर और नंबर 2 इंटेल प्रोसेसर। और आप पिक में देख सकते हैं AMD प्रोसेसर की डिफरेंट जनरेशंस और डिफरेंट सॉकेट टाइप। वहीं दूसरी पिक्स में आप देख सकते हैं इंटेल प्रोसेसर के जनरेशंस और इनके सॉकेट टाइप्स। CPU सॉकेट्स के बारे में हम ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि CPU सॉकेट एक बहुत वास्ट टॉपिक है और अगर हम उसको डिस्कस करने बैठे तो इससे भी बड़ा वीडियो बन जाएगा। अगर आपको CPU सॉकेट्स के बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। इंटेल का लेटेस्ट सॉकेट है LGA 1700, जो कि इंटेल के 12th और 13th जनरेशन प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। वहीं AMD Ryzen का लेटेस्ट सॉकेट है AM5, जो कि Ryzen 7000 सीरीज प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। मदरबोर्ड में अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है चिपसेट। चिपसेट वह पार्ट रहता है मदरबोर्ड में जो कि सारे डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल CPU, PCI Express, PCI बस, RAM, GPU, हार्ड ड्राइव एंड पेरिफेरल। इसके बिना मदरबोर्ड में कोई भी पार्ट आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। चिपसेट भी प्रोसेसर के साथ ही डिजाइन किया जाता है। जो कंपनियां प्रोसेसर बनाती हैं, वही चिपसेट भी डिजाइन करती हैं। फिर यह चिपसेट थर्ड पार्टी वेंडर्स यूज करके मदरबोर्ड्स बनाते हैं, जैसे कि Gigabyte, MSI और ASUS। जब भी आप प्रोसेसर खरीदते हैं तो उसके बॉक्स पे आप हमेशा कुछ नंबर लिखे देखते हैं, जैसे कि X670E, Z790 एक्सेट्रा। यह नंबर चिपसेट को दर्शाते हैं और यह बताते हैं कि ये चिपसेट कौन सा प्रोसेसर और किस जनरेशन के प्रोसेसर को सपोर्ट करेगा। जब भी आप प्रोसेसर खरीदने जाएं और मदरबोर्ड खरीदने जाएं, तो हमेशा सुनिश्चित कर लें कि वह प्रोसेसर उस चिपसेट को सपोर्ट करता है या नहीं। हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है VRM। VRM मतलब वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल। यह टॉपिक के बारे में जनरली लोग बहुत कम जानते हैं या बहुत कम डिस्कस करते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें VRM के बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। VRM मदरबोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट एक प्रोसेसर होता है। VRM CPU के पास मौजूद पावर सप्लाई है, जो कि मदरबोर्ड में आने वाली 12 वोल्ट की पावर सप्लाई को बिल्कुल प्रिसाइसली 1.2 से 1.9 वोल्ट के बीच में प्रोसेसर को भेजता है। यह बहुत ही स्टेबल पावर प्रोवाइड करता है, जिससे कि प्रोसेसर इफिशिएंटली वर्क कर पाए। इसी प्रकार का VRM रैम के पास भी होता है, जो कि रैम को ओवरक्लॉकिंग के समय प्रिसाइज वोल्टेज देने के काम आता है। इन कंपोनेंट्स को प्रिसाइज वोल्टेज देना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके ये एफिशिएंट वर्क कर पाएंगे। वोल्टेज रेगुलेशन के लिए चोक, कैपेसिटर और मॉसफेट्स का यूज किया जाता है। आपने जब भी मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशंस देखी होंगी तो उसमें आपने एक वर्ड पढ़ा होगा जिसमें लिखा रहता है पावर फेजेस, जैसे कि 14+4, 18+2, 14+2+2। ये सब VRM मॉड्यूल्स के सेट रहते हैं। एक सिंपल सा थंब रूल है, जिस मदरबोर्ड में जितने ज्यादा पावर फेजेस रहेंगे उतने ज्यादा वह स्टेबल रहेगा इंटेंसिव एप्लीकेशन और ओवरक्लॉकिंग के दौरान। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैम। जनरली 2 स्लॉट और 4 स्लॉट वाले मदरबोर्ड्स हम यूज करते हैं, जो कि सिंगल चैनल और ड्यूअल चैनल कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल होते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं डिफरेंट जनरेशंस ऑफ रैम और उसकी स्पीड। जब भी हम कभी रैम परचेस करें तो हमेशा उसकी कंपैटिबिलिटी हमें CPU और मदरबोर्ड से चेक कर लेनी चाहिए कि जो रैम हम ले रहे हैं उसकी स्पीड और उसकी जनरेशन क्या वो मदरबोर्ड सपोर्ट करता है, क्या वो ओवरक्लॉक सपोर्ट करता है या नहीं, यह हमें जरूर देखना चाहिए। मदरबोर्ड में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है PCIe एक्सपेंशन पोर्ट्स, जैसे कि PCI X1, X4, X16। यह पोर्ट डिफरेंट जनरेशंस के PCIe पेरिफेरल्स को सपोर्ट करते हैं। इमेज में आप डिफरेंट जनरेशन ऑफ PCIe और उनकी रिस्पेक्टिव स्पीड्स को देख सकते हैं। मदरबोर्ड चूज करते समय
में इन पेरिफेरल्स की जनरेशन का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने 4th जनरेशन का स्लॉट वाला मदरबोर्ड ले लिया तो उसमें आप फ्यूचर में 5th जनरेशन के कंपोनेंट्स को यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह जरूर दिमाग में रखें कि हम ऐसा बोर्ड लें जो फ्यूचर में भी हमें काम आए और हमें दोबारा से नया बोर्ड नहीं लेना पड़े। यही सेम डिटेल्स हमें M.2 NVMe SSD के बारे में भी ध्यान रखनी है, क्योंकि NVMe भी PCIe एक्सप्रेस बस का यूज करती है। नेक्स्ट है SATA एक्सपेंशन पोर्ट्स। इनमें हम 2.5 इंच SSD और ट्रेडिशनल मैकेनिकल हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं। जितने ज्यादा पोर्ट होंगे उतने ज्यादा हार्ड डिस्क हम इसमें लगा पाएंगे, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये चूज कर सकते हैं। लास्ट में आता है इनपुट आउटपुट पैनल। इमेज में आप रियर IO पैनल देख सकते हैं, जिसमें डिफरेंट जनरेशंस के इनपुट आउटपुट पोर्ट्स लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल USB 2.0 पोर्ट, USB 3.2 पोर्ट्स, टाइप C पोर्ट, LAN पोर्ट, वाईफाई पोर्ट, ऑडियो पोर्ट। इसी प्रकार इमेज में आप PC कैबिनेट के फ्रंट IO पोर्ट्स देख सकते हैं। यहाँ पे एक खास बात आपको ध्यान रखना है, भले ही PC के फ्रंट कैबिनेट में कितने भी पोर्ट्स हो, बट अगर उनके रिस्पेक्टिव हेडर्स मदरबोर्ड पे अगर नहीं होंगे तो आप वो पोर्ट्स को यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपके PC कैबिनेट के बाहर टाइप C पोर्ट है और मदरबोर्ड पे टाइप C हेडर नहीं है तो वो आप यूज नहीं कर पाएंगे। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। आइए अब थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, और मदरबोर्ड खरीदने से पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें जरूर ध्यान रखने हैं, जैसे कि उसका प्लेटफॉर्म AMD या इंटेल, सॉकेट और चिपसेट, उसका फॉर्म फैक्टर, रैम रिक्वायरमेंट DDR4 या DDR5 और उसकी स्पीड, स्टोरेज ऑप्शन, कितना स्टोरेज कनेक्ट हो पाएगा, कितने पोर्ट्स है, कितने पेरिफेरल्स है, प्राइस ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ओवरक्लॉक पे कंसिडर कर रहे हैं तो VRM एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके अलावा एक्सपेंशन स्लॉट्स है और कुछ अदर पॉइंट्स भी है जो ज्यादा इतने जरूरी नहीं है। अगर आप ये पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ अब आप इतने इक्विप हो गए हैं कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही बोर्ड चुन पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे कॉन्फिडेंस को कर देता है प्रोसेसर की तरह ओवरक्लॉक। थैंक यू।